कुछ रहा है, रोज बढ़ रहा है, एक बित्तो एक हाथ का रोज बढ़ रहा है। सरकार के तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है हम लोग का। डर नहीं लगता है? नहीं, हम लोग की गंगा कथा का ये है तो कितना डर लगेगा सर मरने और उजरने का। लोग जो है इससे बचने के लिए लगातार उपाय खोज रहे हैं और चदरा की नाव यहाँ बनाई जा रही है। अभी तक 25 नाव ये लोग बना चुके हैं और सैकड़ों नाव बनेंगी, लेकिन सरकार के तरफ से जो सरकारी नाव है वो अभी तक यहाँ नहीं पहुँच पाया है। भागलपुर जिले में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ने से शहर के आसपास के इलाकों में पानी भर रहा है। कई गांव जलमग्न हो चुके हैं। सबौर प्रखंड के कई गांवों में 4 से 5 फीट तक पानी भर चुका है। रजंदीपुर पंचायत के बगडेर गांव में पिछले साल जब बाढ़ का पानी घुसा था तो इसी गांव के लोग पेड़ों पर शरण लेने को मजबूर हो गए थे। बाढ़ का पानी तो तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के पीजी गर्ल्स हॉस्टल परिसर तक पहुंच चुका है, जिससे यहां पर रह रही छात्राएं अब पलायन करने को मजबूर हैं। बाबू कहाँ जा रही हो? घर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि पानी बढ़ गया है, सांप सबका डर लग रहा है। पानी बढ़ने के बाद और दिक्कत हो जाएगी, फिर हम घर भी नहीं जा पाएंगे, यहीं पर फंस के रह जाएंगे। कई दिन से ये हालात बने हुए थे? ये हालात तो इधर ही 2-3 दिन से बने हुए हैं। नींद आ रहा था रात में क्या? नहीं। क्यों डर लग रहा था? हाँ। क्या चीज का? पानी बढ़ जाएगा, कहीं सांप उप सब चीज का डर है। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? हम लोग घर जा रहे हैं, घर निकल रहे हैं। क्यों? क्योंकि बाढ़ की स्थिति बहुत गंभीर हो रही है और सांप कीड़ा सबका हम लोग को डर लग रहा है, जिस वजह से हम लोग 3 दिन से अच्छे से नहीं सो पा रहे हैं और नहीं पढ़ाई कर पा रहे हैं अच्छी तरह से। तो इस वजह से हम लोग कोई व्यवस्था की गई है? नहीं, अभी तक तो कोई व्यवस्था नहीं की गई है। मैडम क्या हालात हैं अभी? अचानक से हालात इतना बिगड़ जाएगा ऐसा नहीं लगता था, लेकिन अचानक हालात बिगड़ने के कारण लड़कियां खुद ब खुद अभी जा रही हैं। हम लोग अभी इसकी सूचना DSW और VC सर को देंगे, क्योंकि यहाँ सांप बहुत निकलता है। लड़कियां डरी सहमी हैं। लड़कियां क्या, हम लोग यहाँ के आदिवासी हैं, हम लोग भी इतने डरे सहमे हैं। बिहार के कई जिलों में नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। नाव के जरिए लोग सुरक्षित जगहों तक पहुंच रहे हैं। प्रशासन से मदद की गुहार लगाने के बावजूद कार्रवाई नहीं होने से परेशानी और बढ़ गई है। गांव शहर सब बाढ़ की पानी की भेंट चढ़ चुके हैं। ऐसे में लोगों को हालात से कब तक निजात मिल पाती है, इसी उम्मीद के सहारे लोगों की जिंदगी कट रही है। अगली रिपोर्ट में कुछ और जिलों में बाढ़ से जुड़ी खबर आपको दिखाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बिहार करीब 40 साल से हर साल बाढ़ की त्रासदी का दंश झेल रहा है। हर नई सरकार के दावे, तमाम व्यवस्थाएं इस कहर के सामने फीकी पड़ जाती हैं। लाखों लोग बेघर हो जाते हैं। बिहार की बड़ी आबादी को हर साल बाढ़ के विकराल रूप का सामना करना पड़ता है। हर बार आश्वासन दिया जाता है हालात सुधारने के, लेकिन होता क्या है, ये बरसात के मौसम में आने वाली तस्वीरें बयां कर देती हैं। बिहार में हर साल बाढ़ से तबाही मचती है। हर साल लोगों को बाढ़ के पानी की समस्या से दो चार होना पड़ता है। आखिर क्यों? नेताओं, मंत्रियों और प्रशासनिक अधिकारियों के दावे हर बार दम तोड़ देते हैं। इस सवाल का जवाब तो किसी के पास नहीं। लेकिन बिहार में बाढ़ की तबाही मचती क्यों है, इसे समझ लीजिए। दरअसल बिहार में बाढ़ की वजह नेपाल से आने वाला पानी है, जो तेजी से उत्तर बिहार के जिलों तक पहुंचता है। कोसी, घाघरा, गंडक और छोटी नदियों का जलस्तर हर साल बढ़ जाता है। इस बार यूपी उत्तराखंड में तेज बारिश के चलते फिलहाल गंगा का जलस्तर बढ़ गया है। बिहार में बहने वाली नदियों का पानी निचले इलाकों में तबाही मचा रहा है। गंगा और इसकी सहायक नदियों के जलस्तर में वृद्धि के बाद बेगूसराय में जनजीवन प्रभावित हो रहा है। जिले के बछवारा प्रखंड के चमथा दियारा के 5 पंचायतों की आबादी
पूरी तरह से बाढ़ की चपेट में है। लोगों के घरों में पानी सुना है कि तू बेवफा हो गया। 9 अगस्त 2022 को बिहार में एनडीए गठबंधन फिर से टूट गया। बीजेपी और जदयू का सालों पुराना रिश्ता ढह गया। इस रिश्ते के टूटने के बाद से जदयू और बीजेपी के नेता, खास करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने एक दूसरे पर ऐसे जुबानी हमले किए जैसे उनकी दुश्मनी सालों साल पहले की हो। सोशल मीडिया से लेकर बयानबाजी तक में दोनों नेता एक दूसरे को आए दिन हैसियत दिखाने की कोशिश करते रहते हैं। ऐसे में सवाल यही है कि सियासत की ये दो दोस्त अब दुश्मन क्यों बन गए? नीतीश जी को उसका जवाब देना पड़ेगा। जब सरकार बनी बोली है तो उनको नहीं ना बनाया जी, तो उसी के चलते हमको तकलीफ थी। अब नीतीश जी की परीक्षा है, लेकिन अब बेचारे कुछ बोल रहे हैं, उनको जरूर रोज बोलना चाहिए। से तो मेरी मित्रता रही है, अब काहे नहीं बनाया? अगर वो बने रहते तो आज ये नौबत नहीं आती। उनके लोग आए, हमारे नेताओं से मिले और कहा कि नीतीश जी को उपराष्ट्रपति बना दीजिए, बिहार में आप सरकार चलाइएगा आप लोग। बिहार की राजनीति में एनडीए की जब सरकारें सत्ता में थी तो सियासत के जय वीरू कहे जाने वाले नीतीश कुमार और सुशील मोदी की यही जोड़ी एकदम हिट थी। राजनीति के पिच पर इन दो दोस्तों ने मिलकर जितनी लंबी पारी खेली वैसा किसी और दो अलग अलग दल के नेता नहीं कर पाए। सत्ता में फर्श से अर्श तक की कहानी सियासत के इन्हीं दो दोस्तों ने मिलकर शुरू की थी। बदलते समय के साथ बिहार की सियासत भी बदलती रही। कभी साथ साथ कदम ताल करने वाले नीतीश और सुशील की जोड़ी भी पॉलिटिकल पाथ पर हिचकोले खाते बढ़ती रही, चलती रही। फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि ये जिगरी दोस्त अब एक दूसरे को फूटे आंख नहीं सुहाते। बिहार की राजनीति के सबसे बड़े चेहरों में शुमार नीतीश कुमार और सुशील मोदी के रिश्ते दरकने लगे। नौ अगस्त 2022 को जैसे ही नीतीश कुमार ने एनडीए से अपनी राहें जुदा कर ली, सुशील मोदी भड़क उठे। मानो सियासी दोस्ती अब दुश्मनी में बदल गई। जुबानी जंग ऐसी छिड़ी कि 9 अगस्त के बाद से शायद ही कोई ऐसा दिन बचता हो जब सुशील मोदी नीतीश कुमार को निशाने पर ना लेते। सबसे पहले सुशील मोदी ने नीतीश के एनडीए से अलग होने पर तंज कसा। लालू यादव जो है इस सरकार को गिराकर अपने बेटे को मुख्यमंत्री बना देंगे, क्योंकि उनको केवल 3 ही 4 विधायक और चाहिए, स्पीकर उनका है। तो मैंने तो ये कहा कि लालू यादव जब चाहेगा अपने बेटे को मुख्यमंत्री बना देगा। सुशील मोदी ने यह भी कह डाला कि उपराष्ट्रपति बनने की चाहत नीतीश कुमार की पूरी नहीं हुई, इसलिए वो एनडीए से अलग हो गए। उनके लोग आए, हमारे नेताओं से मिले और कहा कि नीतीश जी को उपराष्ट्रपति बना दीजिए, बिहार में आप सरकार चलाइएगा आप लोग। वार पलटवार का दौर तो इसके बाद मानो दोनों तरफ से शुरू होता गया। आरोप एक दोस्त ने लगाया तो जवाब देने में दूसरा दोस्त कहां पीछे रहने वाला था। नीतीश कुमार भी पीछे नहीं रहे और कह दिया, सब फालतू की बातें हैं, बोगस आरोप लगा रहे हैं सुशील मोदी। ऐसा कहने से यदि उनकी खुद की इच्छा पूरी हो जाए तो ये अच्छी बात है। भाई जिसको जो मन में आता है बोलते न रहिए। हाँ, कौन कौन लोग बोलता है? एक आदमी को देखे नहीं कि क्या बोल दिए मेरे बारे में, क्या वो उपराष्ट्रपति बनना चाहते थे? क्या मजाक है? एकदम बिल्कुल बोगस बात है। आप लोग जानते नहीं, आप लोग नहीं पूछे हमसे। राष्ट्रपति वाला भी उपराष्ट्रपति वाला एकदम बोगस बात। हमारी कोई इच्छा नहीं थी। आई लोग भूल गए क्या? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के दोनों के चुनाव में हम लोगों की पार्टी ने कितना सपोर्ट किया, और वही तो वेट कर रहे थे। जिस दिन खत्म हो गया उसके बाद हम लोग पार्टी का मीटिंग किए। इसलिए सब बोलते रहते हैं। अरे बेचारे आप बोल रहे हैं, आप जानते ही हैं, उनको तो कुछ बनाया नहीं।
तो आजकल बोल रहे हैं, तो जो लोग भी बोल रहे हैं तो अच्छा है, वो इतना बोले मेरे खिलाफ कि उनको फिर जगह मिल जाए। 16 अगस्त को जब नीतीश कैबिनेट का विस्तार हुआ तो उस पर भी सुशील मोदी ने तंज कसा, कह दिया मंत्रिमंडल का विस्तार संतुलित नहीं है। जाति से लेकर MY समीकरण तक की बातें कहकर सुशील मोदी ने अपने दोस्त रहे नीतीश पर जोरदार जुबानी हमले शुरू कर दिए। नहीं, पहली बात तो ये कि जो राजद का MY समीकरण है, तो 35% जो मंत्री बने हैं उसी समीकरण से बने हैं। तो संतुलित नहीं कहा जा सकता है। किसी भी एक जाति के 8-8 मंत्री बने तो यह संतुलित नहीं कहा जाएगा। वैश्य समाज का केवल एक व्यक्ति बना है। तेली समाज की इतनी बड़ी आबादी है बिहार के अंदर, और पिछले 15 साल से हम लोग तेली समाज के एक व्यक्ति को कैबिनेट मंत्री बनाते थे। इस पर तेली समाज का कोई व्यक्ति मंत्री नहीं बना है, कानू समाज का कोई मंत्री नहीं बना है, और वैश्य समाज की इतनी बड़ी आबादी को एक व्यक्ति मंत्री बना है, और 13 बने हैं मंत्री जो MY समीकरण है। और 2 बड़ी खासियत इस विस्तार की कि तेजस्वी यादव को झुंझुना थमा दिया गया। जो 2 बड़े विभाग है किसी भी सरकार में माने जाते, वो एक तो फाइनेंस, दूसरा होम, तो एक कम से कम RJD को मिलना चाहिए था। तो दोनों विभाग जो है वो जनता दल यू ने अपने पास रख लिया। और ये जो कार्तिक कुमार जिनको बनाया है, ये तो अनंत सिंह के बिजनेस पार्टनर है। तो यानी जो मैसेज गया वो ठीक मैसेज नहीं गया है। एक तो संतुलित नहीं है, और दूसरा इसके अंदर ललित यादव, सुरेंद्र यादव, रामानंद यादव, कार्तिक कुमार जैसे लोगों को जो मंत्री बनाया गया है, तो इससे पहले ही दिन बिहार में एक दहशत का माहौल, लोगों के मन डर का माहौल, इस तरह के लोगों को मंत्री बना दिया। पता नहीं नीतीश जी दबाव में उनको ये बनाना पड़ा या क्या उनकी मजबूरी थी, लेकिन ऐसे लोगों को मंत्री कम से कम नहीं बनाया जाना चाहिए था। RJD के साथ मिलकर नीतीश कुमार ने महागठबंधन की नई सरकार का गठन किया। दावा सब कुछ ठीक होने का किया गया, लेकिन आरोपों के भंवर में सरकार शुरुआत से ही फंसती नजर आई। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप वन एवं पर्यावरण विभाग के मंत्री बनाए गए, तो विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक में तेज प्रताप ने अपने जीजाजी को भी शामिल कर लिया। फिर क्या था, सुशील मोदी को नीतीश पर तंज कसने का एक और मौका मिल गया। कह दिया, नीतीश जी, क्या अब सरकारी बैठकों में दामाद और कार्यकर्ताओं को भी शामिल होने की अनुमति मिल गई है? आखिर सवाल ये पैदा होता है कि उनके बानोई इस बैठक में पहुंचे कैसे, अधिकारियों ने उनके बानोई को बैठक में आने की अनुमति कैसे दी, और फिर वो बैठक में प्रश्न कैसे पूछ रहे थे, बैठक का संचालन कैसे कर रहे थे। ये तो शुरुआत है। राजद के जो सर्वोपरि नेता हैं लालू प्रसाद यादव, वो हर चीज़ में हस्तक्षेप करेंगे, और इसी प्रकार के और घटनाएं आगे देखने के लिए बिहार की जनता को मिलेगी। तो नीतीश जी को इसका जवाब देना पड़ेगा, क्या अब सरकारी बैठकों के अंदर दामाद, बहनोई या बाकी लोगों के प्रवेश की अनुमति आपने दे दिया है? महागठबंधन की सरकार की कार्यशैली से सियासी बखेड़ा आए दिन खड़े होने लगा। गया के विष्णुपद मंदिर में मुस्लिम मंत्री को साथ ले जाने पर भी नीतीश कुमार सुशील मोदी के निशाने पर आ गए। जहाँ सनातनी परंपरा है कि गैर हिंदू धर्मावलंबी मंदिर में पूजा अर्चना करने नहीं जा सकते, और वैसी स्थिति में मुख्यमंत्री अपने साथ किसी मंत्री को लेकर जाते हैं, तो मैं मुख्यमंत्री से यही अपील करूंगा कि उनको बिहार की हिंदू जनता से क्षमा मांगनी चाहिए, और ऐसे मंत्री पर कार्रवाई करनी चाहिए जो जानकारी के बावजूद मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश कर जाता है। तो इसलिए बीजेपी ने तो जब मौका आया, ऐसी घटनाएं घटी, हमने कार्रवाई की। अब नीतीश जी की परीक्षा है कि देखिए वो ऐसे मंत्रियों पर कार्रवाई कर पाते कि नहीं कर पाते। भ्रष्टाचार और आपराधिक आरोपों में घिरे नीतीश कैबिनेट के मंत्रियों को लेकर भी सुशील मोदी ने नीतीश को आड़े हाथों लिया। सुरेंद्र यादव का नाम लेकर सुशील मोदी ने नीतीश कुमार से अपने कैबिनेट से दागी मंत्रियों को बर्खास्त करने की चुनौती दे डाली। सुरेंद्र यादव पर बाल यौन अपराध, महिला आरक्षण बिल की कॉपी फाड़ने, अतुल अपहरण कांड, मेडिकल छात्रों पर फायरिंग, तिलकुट व्यापारियों से हिंसक झड़प, कांग्रेस के पूर्व विधायक की निर्मम पिटाई, और हाल के दिनों में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत ही गंदी और भद्दी गाली का सार्वजनिक उपयोग करने जैसे दर्जनों आरोप सुरेंद्र यादव पर हैं। और सुरेंद्र यादव
गया के आतंक हैं, जिनके नाम से लोगों में सिहरन पैदा होती है, लोग डर जाते हैं कि सुरेंद्र यादव आ रहे हैं। तो नीतीश जी, आप ऐसे लोगों को अपने मंत्री परिषद में शामिल कर बिहार में सुशासन कैसे कायम करेंगे? पूरे देश में आप किस प्रकार का मैसेज दे रहे हैं? तो गंभीर आपराधिक मामलों के आरोपी एवं भ्रष्टाचार के आरोपों में चार्जशीट लोगों को अविलंब मंत्री परिषद से बर्खास्त करें। आरोपों की झड़ी सुशील मोदी ने लगाई तो एक एक सवाल का जवाब नीतीश ने भी दिया। पहले सुशील मोदी पर नीतीश का ये तंज सुन लीजिए। को फिर कुछ जगह मिल जाए। जी। जब सरकार बनी बोली है तो उनको नहीं ना बनाया जी, तो उसी के चलते हमको तकलीफ थी। लेकिन अब बेचारे कुछ बोल रहे हैं, उनको जरूर रोज बोलना चाहिए। और जरूर रोज बोलेंगे तो अगर कहीं केंद्र वाले लोग उनसे फिर खुश हो जाएं तो बड़ी खुशी की बात होगी, बहुत अच्छा होगा। इसलिए रोज बोलते रहे, ठीक है। 24 अगस्त को बिहार विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने से पहले नीतीश ने विपक्ष के हर सवाल का जवाब अपने अंदाज से देने की कोशिश की। बीजेपी को नीतीश से जुदा होने का अफसोस ज्यादा है, ये बताने की कोशिश भरे सदन से नीतीश ने सदस्यों के सामने की कि भाई नहीं, ज्यादा सीट आप जीते हैं, आपका बनना चाहिए मुख्यमंत्री। मेरे ऊपर पूरा दबाव दिया गया कि नहीं साहब, आप ही संभालिए, बन जाइए। तो अंत में हम तैयार हो गए। और आज जो भी कहता है कि हम अलग हो गए हैं और बनना चाहते हैं हम आगे, हम कुछ नहीं बनना चाहते। लेकिन आप जान लीजिए, आज हम काम कर रहे हैं। तो आज आपको दिक्कत हो रहा है कि अलग हो गए। आप बताइए तो 2017 में हम अलग हो गए थे इनसे। अब बोलिए ना, इन लोगों के ऊपर जो किया गया और उसके बाद 5 साल बीत गया, अब तो इन लोगों के पास कुछ नहीं है। विधानसभा के चुनाव उसका हो गया कि हम खत्म हो जाए, हमको तो कोई मतलब नहीं था भाई। लेकिन जब अपने लोगों से, और बताइए, हमको अच्छा लग रहा था। आप जरा सोचिए तो, किनको किनको हटा। सुशील कुमार मोदी जी उप मुख्यमंत्री थे, हमको कहा अरे भाई हमको बना दिए। और सुशील मोदी पहले तो हमको कहा नहीं बना रहे हैं, उनको नहीं बनाया। आप बताइए, प्रेम कुमार जी को नहीं बनाया, पुराने साथी नंद किशोर यादव को नहीं बनाया। जो दिल्ली से ये खबर आई कि हम सब चीज को छोड़ करके इन लोगों के साथ हैं, इनको छोड़ करके हम इधर आ गए थे। नीतीश कुमार भले ही सुशील मोदी को जवाब देने की कोशिश कर रहे हों, बीजेपी पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रहे हों, लेकिन सुशील मोदी का जुबानी हमला जारी ही रहा। ताजा बयान में सुशील मोदी ने नीतीश कैबिनेट के मंत्री कार्तिक कुमार के इस्तीफे पर तंज कसते हुए कह दिया कि नीतीश कुमार पहले ही ओवर में क्लीन बोल्ड हो गए हैं। सुन लीजिए। और देखिए, जैसे क्रिकेट के मैच का ये पहला ओवर था, जिस पहले ओवर में नीतीश जी क्लीन बोल्ड हो गए। तो ये तो पहला विकेट गिरा, अभी और कई विकेट गिरेंगे, अभी देखते जाइए क्या क्या होता है। चूंकि इनके मंत्रिमंडल में आधे दर्जन बाहुबली हैं, डॉन हैं, माफिया हैं, जिनकी छवि समाज में अपने जिले के अंदर अपराधी की छवि है। 1957 में एक फिल्म आई थी, 2 आंखें 12 हाथ। इस फिल्म का एक गाना सैया झूठों का बड़ा सरताज निकला, बहुत ही प्रचलित हुआ था। यह गाना तब हर किसी की जुबान पर चढ़ गया था, लेकिन दशकों बाद यही गाना बीजेपी को याद आ रहा है। और उससे भी ज्यादा नीतीश के सहयोगी और राजनीति के सबसे खास दोस्त रहे सुशील मोदी को एहसास हो रहा है। जुबान पर यही राग, मेरे दोस्त किस्सा ये क्या हो गया, सुना है कि तू बेवफा हो गया। अगली रिपोर्ट में दिखाएंगे नीतीश सुशील मोदी की दोस्ती की शुरुआत की कहानी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सुशील मोदी लगातार ट्वीट और बयानों के जरिए जदयू से ज्यादा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आईना दिखा रहे हैं। बार बार ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर भ्रष्टाचार के मुद्दे पर नीतीश कुमार जिस आरजेडी से 2017 में अलग हुए, उसी सियासी भतीजे यानी तेजस्वी यादव के चाचा यानी नीतीश कुमार ने दोबारा हाथ क्यों मिला ली। सवालों की बौछार कर सुशील मोदी लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर बने हुए हैं। सुशील मोदी, सियासत का वो चेहरा जिन्होंने नीतीश कुमार के साथ मिलकर लिखी लालू यादव की शिकस्त की कहानी।
कहा जाता है कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद को अगर चुनावी जमीन पर शिकस्त देने वाले नीतीश कुमार योद्धा बने तो उन्हें तथ्य और दस्तावेजों के जरिए पराजित करने वाले सुशील कुमार मोदी ही थे। ये बात और है कि बिहार की सियासत फिलहाल 360 डिग्री पर घूम चुकी है। कभी नीतीश के साथ रहे सुशील मोदी आज सरकार में नहीं, विपक्ष का चेहरा है। नीतीश कुमार, सुशील मोदी और लालू यादव 70 के दशक में छात्र आंदोलन से उभरे हुए चेहरे हैं, जिनके इर्द गिर्द आज भी बिहार की राजनीति बुनी हुई है। सुशील मोदी ने तो लालू यादव के साथ छात्र राजनीति शुरू की, लेकिन बाद में सुशील मोदी का झुकाव जेपी आंदोलन के अपने समकालीन मित्र नीतीश कुमार की ओर होने लगा। बाद में तो लालू यादव को जेल पहुंचाने में भी इनकी अहम भूमिका रही। सुशील कुमार मोदी की छात्र राजनीति की शुरुआत 1971 में हुई। वो उस वक्त पटना विश्वविद्यालय संघ की 5 सदस्यीय कैबिनेट के सदस्य निर्वाचित हुए थे। 1973 में सुशील मोदी छात्र संघ के महामंत्री चुने गए। तब पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष लालू यादव और संयुक्त सचिव रविशंकर प्रसाद चुने गए थे। जेपी आंदोलन के प्रभाव में आने के बाद उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन में पटना विश्वविद्यालय में दाखिला लेकर पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। आपातकाल में सुशील मोदी 19 महीने जेल में रहे। 1977 से 86 तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में अहम पदों पर रहे। 1990 में सुशील मोदी ने पटना केंद्रीय विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा और विधानसभा पहुंचे। 1995 और 2000 का भी चुनाव वो इसी सीट से जीते। साल 2004 में वे भागलपुर लोकसभा सीट से चुनाव जीते। साल 2005 में संसद की सदस्यता से इस्तीफा दिया और बिहार विधान परिषद के लिए निर्वाचित होकर एनडीए की सरकार में उप मुख्यमंत्री बने, यानी नीतीश के डेप्यूटी। इस दौरान वे पार्टी में भी अलग अलग दायित्व संभालते रहे। सुशील मोदी के सियासी दोस्त नीतीश कुमार का सियासी करियर भी जेपी आंदोलन के दौरान ही शुरू हुआ था। जनता दल में जिम्मेदारियों से लेकर केंद्र सरकार में लंबे वक्त तक नीतीश मंत्री भी रहे। 1970 के दशक में देश भर में चर्चित रहे जेपी आंदोलन की उपज है नीतीश कुमार। इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ छात्र और युवाओं को साथ लेकर जेपी आंदोलन में उन्होंने हिस्सा लिया। इसी दौरान लालू, सुशील मोदी के साथ ही नीतीश का सियासी करियर भी शुरू हो चुका था। साल 1989 में जनता दल के गठन होने पर नीतीश पार्टी महासचिव बनाए गए। 1994 में जॉर्ज फर्नांडीज के साथ मिलकर नीतीश ने समता पार्टी बनाई। नीतीश केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में मंत्री रहे। 2003 में समता पार्टी का जनता दल में विलय हो गया और पार्टी का नया नाम जनता दल यूनाइटेड रखा गया। लगभग एक साथ राजनीति की शुरुआत करने वाले सुशील मोदी और नीतीश कुमार के बीच बेहतर केमिस्ट्री बनती चली गई। तभी सुशील मोदी नीतीश के प्रति सॉफ्ट रहते हैं, ऐसा आरोप भी सुशील मोदी पर लगता रहा है। आखिर लालू के साथ सियासत में कदम रखने वाले सुशील मोदी नीतीश से क्यों प्रभावित हुए, तो वो भी जान लीजिए। सुशील मोदी और नीतीश कुमार जिस संघर्ष की पृष्ठभूमि से निकले हैं, जेल में भी ये लोग साथ में रहे हैं, तो जेल में साथ रहना, पटना विश्वविद्यालय में साथ रहना, जेपी मूवमेंट से निकलना, बिहार की राजनीति में मजबूती के साथ, चाहे वो नीतीश कुमार हों या सुशील मोदी हों, ये आरजेडी के मुखर विरोधी के तौर पर रहे हैं। तो आज ठीक है, एक समीकरण बदला है, आज फिर महागठबंधन बन गई है, लेकिन दोनों ने टारगेट किया था इनको, लालू प्रसाद जी को, तो उसको लेकर के एक केमिस्ट्री की बात की जाती है कि दोनों के बीच में एक अच्छी केमिस्ट्री। बिहार की राजनीति को सुशील मोदी त्रिभुज कहते हैं, जिसमें बीजेपी, आरजेडी और जेडीयू 3 भुजाएं हैं।
लेकिन सुशील मोदी की पहचान राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद के विरोधी और नीतीश के नजदीकी नेता के रूप में रही है। सुशील मोदी साल 1996 में चारा घोटाले में पटना हाईकोर्ट में सीबीआई जांच की मांग को लेकर याचिका दायर करने वालों में से एक थे। यही आगे चलकर लालू के पॉलिटिकल करियर के लिए अभिशाप साबित हुआ। लालू को जेल जाना पड़ गया। अपनी ही जनरेशन के दूसरे बीजेपी नेताओं से सुशील मोदी को जो चीज अलग कतार में खड़ा करती है वो है उनका मजबूत पेपर वर्क। बिहार बीजेपी का जिस अगड़ी जाति के चंद्रमोहन राय, ताराकांत झा, सीपी ठाकुर जैसे नेताओं का कब्जा रहा, वहां सुशील मोदी अपने इसी मजबूत पेपर वर्क के चलते पार्टी में जगह बनाने में कामयाब रहे। वैसे सुशील मोदी पर बड़ा आरोप तो ये भी लगता रहा है कि उनकी वजह से ही बीजेपी बिहार में कमजोर बनी रही। कि जब नीतीश कुमार के साथ इनके रिश्ते बहुत अच्छे रहे थे, उन दिनों कहा जाता है कि कुछ भाजपा के बड़े नेताओं के कद को छोटा करने में इनकी भूमिका थी। ये डाउन प्ले इन्होंने किया है, ये आरोप इन पर लगते रहे हैं। लेकिन हाँ, इतनी बात जरूर है कि जो सीधे सीधे आरोप लगता है कि जिस समीकरण को बीजेपी साधना चाहती थी, उस समीकरण को सुशील मोदी साधने में बहुत रुचि नहीं दिखाई थी और इस वजह से इन पर ये आरोप लगते रहे। बिहार हमेशा से क्षेत्रीय और देश की राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र रहा है। अब तो राजनीति के बदलते घटनाक्रम को राजनीतिज्ञों के साथ साथ जनता भी भलीभांति समझती रहती है। बिहार ही था जहां 70 के दौर में विशाल आंदोलन हुआ। इस आंदोलन की धमक ने 1975 से लेकर 77 तक देश में आपातकाल लगवाया था। जेपी आंदोलन बिहार मूवमेंट के रूप में इतना मशहूर हुआ कि पटना से लेकर दिल्ली तक इसका व्यापक प्रभाव देखने को मिला। पटना के गांधी मैदान में जेपी के भाषणों की गूंज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान तक गूंजती थी। 2005 में जब बिहार की सियासत में नीतीश सुशील मोदी ने सियासी पिच पर पारी खेलनी शुरू की और लालू प्रसाद को आउट कर दिया, तो सियासत के ये दो दोस्त मजबूती से आगे बढ़ते चले गए। लेकिन सवाल नीतीश के एनडीए से अलग होने के बाद सुशील मोदी की भूमिका को लेकर उठने लगे। लेकिन सुशील के दोस्त नीतीश तो आज भी कहते हैं, यदि सूमो साथ होते तो वर्तमान स्थिति की नौबत नहीं आती। से तो मेरी मित्रता रही है, अब वो काहे नहीं बनाया? अगर वो बने रहते तो आज ये नौबत नहीं आती। यदि नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि सुशील मोदी के रहते ऐसे हालात पैदा ही नहीं होते, तो इसका मतलब क्या समझा जाए कि सुशील मोदी को बिहार से हटाना बीजेपी नेतृत्व पर भारी पड़ गया? सुनिए 1200+ रिपोर्टर। परेशान लोग अपनी जान माल की सुरक्षा के लिए पशुओं के साथ ही जरूरी सामान के साथ पलायन करने को विवश हैं। दियारा में 5 पंचायत है, पांचों पंचायत पूरा एकदम बाढ़ से प्रभावित है। तन को कहीं बचा हुआ नहीं है। 1 लाख से प्लस ही आबादी है। पूरा जानवर लोग मतलब पूरा ही कर लिए हैं, न चारा है न मतलब आदमी का बनाने का, खाने का, रहने का कोई व्यवस्था है। गांव का स्थिति जो है, जो देखिए खेती बाड़ी डूब गया। आया चूल्हा चौका में पानी घुसा है, ये तो जिला परिषद का देखना चाहिए। और कौन आएगा देखने के लिए? सरकारी आदमी आएगा देखने के लिए जो बाढ़ हुआ कि नहीं हुआ। लोगों का ये कहना है यहाँ का, जो अभी तक कोई मुखिया या सीओ अभी तक किसी ने एक्शन नहीं लिया है, ना किसी ने मिलने आया है आदमी से, यही सब। और बाढ़ का स्थिति अभी बढ़ ही रहा है, जहाँ तक अभी तक नहीं कोई आया मिलने के लिए। खगड़िया में कोसी, बागमती और बूढ़ी गंडक भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसके चलते बड़ी आबादी प्रभावित हुई है। जिले के मोरकाही गांव में हालात सबसे ज्यादा भयावह हैं। जुगाड़ की नाव के सहारे यहां लोगों की जिंदगी कट रही है। खगड़िया में एक बार फिर बाढ़ ने दस्तक दी है और जो अभी जो स्थिति है, गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। हम ही आपको स्थिति दिखा रहे हैं। ये खगड़िया का दुर्गापुर, ननकू मंडल टोला सहित कई ऐसे गांव हैं जो पूरा बाढ़ से जो प्रभावित हो गए हैं। यहाँ पे पूरा चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है। जो मोरकाही गांव है, वहाँ के जो लोग हैं वो नाव के सहारे आवागमन कर रहे हैं। ये आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि पूरा आवागमन एक तरह से कह सकते हैं सबसे ज़्यादा प्रभावित हो गया। नाव के सहारे लोग आने और जाने को विवश है। ये जो पूरा स्थिति
देख रहे हैं, ननकू मंडल टोला हो गया, मुरकाही गांव हो गया, सहित कई ऐसे गांव हैं जो बाढ़ के पानी से पूरा घिरा हुआ। और सबसे ज़्यादा परेशानी जो है वो आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं बाढ़ पीड़ित हैं वो नाव के सहारे आवागमन कर रहे हैं। सबसे जो बाढ़ पीड़ित है उनसे हम ये बात करते हैं। अच्छा, क्या परेशानी हो रहा है पूरा ये बताइए तो। पानी हम लोग का घर में जो है घुस गया है, हम लोग को जाने आने में दिक्कत होता है। नाव भी सरकारी भी नहीं है। उसके बाद जो है हम लोग जो है ऊंचाई जगह पर जाने के लिए चाह रहे हैं। सरकारी नाव एक भी नहीं है, अपना जो है प्राइवेट से जो है किराया पे ला के जो हम लोग टप रहे हैं। परेशानी है, पानी सगरे डूबा हुआ है।